Myself, Mrs. Gunjan Oja from Government College, छुरा। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड कोएगुलेशन, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 1 का यूनिट 4 का एक पोर्शन है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू समझेंगे कि ब्लड कोएगुलेशन क्या है। ये हमारे शरीर के होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है शरीर का समान माहौल बनाए रखना, जिसमें कि सॉल्ट्स और पानी सब चीज़ों का बैलेंस बना रहे। जब कभी हमारे ब्लड वेसल में टूट फूट होती है, कहीं चोट लगती है, टिश्यूज़ में डैमेज होता है, तो वहाँ से ब्लड रिसना शुरू हो जाता है। उस ब्लड को रिसने से रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म हमारे शरीर में चलता है, ताकि एक्सेसिव पानी का या सॉल्ट्स का हमारे शरीर से लॉस ना हो जाए और जो हमारे शरीर का एक समताप बना हुआ है, एक जो समान माहौल बना हुआ है, वो डिस्टर्ब ना हो। इसी प्रक्रिया में ब्लड कोएगुलेशन सबसे पहले जो फिब्रिनोजिन, एक घुला हुआ प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर होता है, उसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि कपड़े जैसा काम करता है। और उस पे जाकर के जैसे प्रोटीन होता है, जब दूध फट जाता है तो उसमें जो गाढ़ा गाढ़ा प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन उस कपड़े के ऊपर जाकर चिपक जाता है। वो प्रोटीन जैसा स्ट्रक्चर जो है वो प्लेटलेट का बना हुआ है, इसे हम सॉफ्ट प्लग कहते हैं। तो इस तरीके से उस जगह पर जहाँ पर टिश्यू पे चोट लगी होती है, उसको अच्छे से कपड़ा यानी फिब्रिन और क्लॉट यानी कि थ्रोम्बिन से वो जगह पैक हो जाती है, जिसके कारण से ब्लड का लॉस नहीं होता है। अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। इसका सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में हमारे पास जो टॉपिक्स रहेंगे, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है क्लासिकल थ्योरीज। वो थ्योरीज जो कि फैक्टर्स ढूंढे गए थे, उससे पहले जो थ्योरीज थी वो क्लासिकल थ्योरीज कहलाती हैं। फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ क्लॉटिंग, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग। मैकेनिज्म दो पार्ट में कवर होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। उसके बाद आता है फैक्टर्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करते हैं, और सबसे बाद में आता है नेचुरल इनहिबिटर ऑफ कोएगुलेशन। इसी सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर समझते हैं कि क्या है। जैसा कि एक आपको ओवरव्यू समझाया जा चुका है कि ब्लड क्लॉटिंग है क्या, तो ये है बेसिकली एक केमिकल डिफेंस है हमारे शरीर का ब्लड लॉस रोकने के लिए। और नॉर्मली जब भी कभी हमें चोट लगती है, कहीं कट लगता है, ब्लड का लॉस हो रहा होता है, तो उसको रोकने के लिए 5 से 8 मिनट में जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है, ताकि उस जगह से ब्लड का लॉस ना हो। नॉर्मल कोर्स में यानी कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ केमिकल्स वगैरह उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जैसे प्लाज्मिन, जो कि हमारे मास्ट सेल, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर सेल्स उपस्थित होते हैं, उनके अंदर प्लाज्मिन उपस्थित होता है, जो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है। पहले जब तक फैक्टर्स ढूंढे नहीं गए थे, तब तक वैज्ञानिकों की राय थी कि ब्लड क्लॉटिंग 2 फॉर्म्स में, केवल 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। पहले फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, और दूसरा स्टेप है फिब्रिन फॉर्मेशन। अब इसके आगे पढ़ते हैं क्लासिकल थ्योरीज। क्लासिकल थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी है बेस्ट और टेलर की थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लेटलेट्स का कोई रोल नहीं है। प्लेटलेट्स का कोई रोल न होने के कारण यहाँ पर जो है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि ब्लड के अंदर घुला हुआ है, कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम आयंस, जो कि अगेन ब्लड के अंदर घुले हुए हैं, और थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि टिश्यू में चोट लगने के कारण रिलीज होता है, ये सारे सब मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इनएक्टिव जाइमोजन फॉर्म का प्रोटीन है, उसको कन्वर्ट करता है एक्टिव थ्रोम्बिन में। ये एक्टिव थ्रोम्बिन जो है बेसिकली प्लेटलेट जैसा थक्का जम जाएगा। अब ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन पर, जो कि घुलनशील है, जो कि ब्लड के अंदर घुला हुआ है, एस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है फिब्रिनोजिन के आगे, मतलब सॉल्युबल है। ये घुला हुआ फिब्रिनोजिन थ्रोम्बिन के एक्शन के कारण इनसॉल्युबल फिब्रिन में यानी कि धागे जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। एक बार फिब्रिन और थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो उससे क्लॉट का निर्माण होता है। ये बेस्ट एंड टेलर की थ्योरी है। इसके हिसाब के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेटलेट के अलावा प्लेटलेट्स का रोल नहीं था। सेकेंड थ्योरी है फल्ड और स्पायरो की थ्योरी। फल्ड और स्पायरो की थ्योरी कहती है कि यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम सिक्रीट होता है। कैसे सिक्रीट होता है? जब कभी चोट लगती है तो प्लेटलेट और ब्लड सेल मिलकर के थ्रोम्बोकाइनेज के ऊपर एक्शन करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज को रिलीज करते हैं। ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करता है और इससे निर्माण होता है प्रोथ्रोम्बिन का। प्रोथ्रोम्बिन
थ्रोम्बोकाइनेज के एक्शन में थ्रोम्बिन एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के साथ रिएक्ट करेगा और इससे फिब्रिन फाइबर का फॉर्मेशन होगा। फिब्रिन और थ्रोम्बिन मिल करके क्लॉट का निर्माण करते हैं। इस तरीके से फल्ड और स्पायरो में हमने स्पेशल देखा कि इसमें थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण होता है। अब अगली थ्योरी नेक्स्ट है हॉवेल्स थ्योरी। हॉवेल थ्योरी में एंजाइम ट्रिप्टेज का एक्टिविटी है। अभी तक हमने देखा एक में प्लेटलेट का रोल नहीं था, फिर सेकंड में हमने देखा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम सिक्रेट हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजाइम ट्रिप्टेज रिलीज होता है। तो एंजाइम ट्रिप्टेज कहाँ से आता है? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जब कभी डैमेज टिश्यू ब्लड वेसल्स फट जाते हैं और कैल्शियम ये सब रिएक्ट करके प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट किया जाता है ट्रिप्टेज के द्वारा, ट्रिप्टेज एंजाइम जो कि अगेन टिश्यूज से रिलीज हुआ है, और इससे बनेगा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन कॉम्प्लेक्स, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है PTP-TP कॉम्प्लेक्स। ये कन्वर्ट होगा थ्रोम्बिन में और इसके ऊपर एक्ट करेगा फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन अगेन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बिन के साथ रिएक्ट करके फिब्रिन में, और यहाँ पर फिब्रिन और थ्रोम्बिन का फिर से रिएक्शन होगा एंड फाइनली यहाँ पर बनेगा आपका क्लॉट। नेक्स्ट थ्योरी है मोराविट्ज थ्योरी, जो 1905 में काफ़ी बाद में दी गई है। यहाँ नॉर्मल कोर्स में क्या बता रहे हैं, जब आपके शरीर में ब्लड नॉर्मली घूम रहा होता है तब प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और फिब्रिनोजन ये तीनों चीज़ उपस्थित होती हैं, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं होती। प्रोथ्रोम्बिन अगेन जाइमोजन फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, और फिब्रिनोजन भी इनएक्टिव फॉर्म में है। जब नॉर्मल कोर्स में कोई भी चोट टूट फूट नहीं है तो नॉर्मल कोर्स में कोई क्लॉटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर ब्लड वेसल में चोट लगेगी तो प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम एक साथ मिलकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा फटे हुए टिश्यूज़ में से या डैमेज टिश्यूज़ में से, और उससे बनेगा थ्रोम्बिन। अगेन एक क्लॉट बन गया, यहाँ पर थक्का जम गया। ये थ्रोम्बिन काम करेगा फिब्रिनोजन जो घुला हुआ है ब्लड वेसल में, जहाँ हम पहली रिएक्शन में देख रहे थे नॉर्मल कोर्स में फिब्रिनोजन का कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा था, यहाँ थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन का रिएक्शन होगा और फिब्रिन का निर्माण होगा। फिर थ्रोम्बिन और फिब्रिन रिएक्ट कर करके बनाएंगे क्लॉट। इस तरीके से हमने ये देखी 4 थ्योरीज जो कि फैक्टर्स ढूंढे गए। उससे पहले इस तरीके की थ्योरीज मानी जाती थी, लेकिन फिर भी किसी से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो धीरे धीरे करके लेटर ईयर्स में, बाद के ईयर्स में एक पैनल पूरे वर्ल्ड में बनना ज़रूरी था साइंटिस्ट का, जो ये बता सके कि क्लॉटिंग किस तरीके से होती है। तो 1954 में एक इंटरनेशनल कमिटी बनी जिसने स्टैंडर्डाइजेशन किया नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का, और इन्होंने 13 फैक्टर्स डिज़ाइन किए। ये सारे के सारे फैक्टर्स उन्होंने बताए और इनको रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल्स में। ये फैक्टर लिवर के द्वारा सिक्रीट होते हैं, एक्सेप्ट थर्ड फैक्टर और फोर्थ फैक्टर। थर्ड फैक्टर जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये रिलीज होता है फटे हुए टिश्यूज़ में से, जैसा कि आप पहले भी देखते हुए आ रहे हैं रिएक्शंस में। और फोर्थ फैक्टर जो है वो है कैल्शियम, जो कि ब्लड के द्वारा सिक्रीट होता है। इस तरीके से यहाँ पर 13 फैक्टर्स इन लोगों ने डिस्कवर किए 1954 के बाद में। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है फिब्रिनोजन है, जो कि 1845 में डिस्कवर कर लिया गया था विर्काउ के द्वारा, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, ये किस एक्टिवेशन करता है? फैक्टर 1, 5th, 7th, 8th, 11th और 13th का। नेक्स्ट फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि 1905 में डिस्कवर किया गया और ये क्लॉटिंग में सहायता करता है। अगला फैक्टर है कैल्शियम आयंस, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं। अगला फैक्टर है प्रोएक्सिलरीन, 1947 में डिस्कवर किया गया, और इसका मेन फंक्शन होता है कि ये फैक्टर 9th और फैक्टर 10th को एक्टिवेट करता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फैक्टर 5th के बाद सीधे फैक्टर 7th है, इसके बीच में फैक्टर 6th नहीं है। बेसिकली अभी तक फैक्टर 6 का कोई यूटिलिटी ढूंढा नहीं गया है, इसलिए उस फैक्टर को हटा दिया गया है ब्लड क्लॉटिंग में से। तो 5th और 7th के बीच में फैक्टर 6 नहीं है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसलिए कमिटी ने उसको रिमूव कर दिया है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो फैक्टर 12 ही हैं, गिनकर के 12 हैं, लेकिन रोमन न्यूमरल में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो फैक्टर 13 तक आते हैं। उसके बाद अगला फैक्टर है फैक्टर 7th, जिसे प्रोकन्वर्टिन कहते हैं। ये 1949 में डिस्कवर किया गया था, और इसका सिंथेसिस जो है वो विटामिन के ऊपर डिपेंड करता है। विटामिन के जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, फाइलोक्विनोन, और ये इस फैक्टर के सिंथेसिस में या इसको बनाने में, फॉर्मेशन में हेल्प करता है।
अगला फैक्टर है फैक्टर 8 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये 1950 में डिस्कवर किया गया। उसके बाद 9th फैक्टर क्रिसमस फैक्टर, जिसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहा जाता है, ये 1952 में डिस्कवर किया गया। अगेन इसका भी आप देखेंगे सिंथेसिस जो है वो विटामिन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद 10th फैक्टर स्टुअर्ट फैक्टर, जो कि 1956 में ढूंढा गया, इसका सिंथेसिस भी विटामिन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक हमने 3 फैक्टर्स ऐसे देख लिए जो कि विटामिन के सहायता से ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, फैक्टर 7th, फैक्टर 9th और फैक्टर 10th। अगला फैक्टर है फैक्टर 11th, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट कहलाता है ये, पीटीए या फिर एंटी हीमोग्लोबिन फैक्टर सी, ये 1953 में डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पर हमने 3 फैक्टर्स देखे, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो कि हीमोफीलिया को रोकते हैं। हीमोफीलिया वो डिसीज़ है जो कि ब्लीडर्स डिसीज़ कहलाती है। इसमें ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, एक्स क्रोमोसोम पर डिपेंडेंट होती है, और किसी में अगर डोमिनेंटली ये कैरेक्टर प्रेजेंट होता है हीमोफीलिया वाला, तो वो पर्सन ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता। ये ब्लीडर्स डिसीज़ कहलाती है और इसमें ब्लड की क्लॉटिंग करने वाले फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं। वो फैक्टर्स फैक्टर 8th भी हो सकता है, फैक्टर 10th भी हो सकता, फैक्टर 9th भी हो सकता है और फैक्टर 11th भी हो सकता है। इनमें से कोई भी फैक्टर अगर एब्सेंट रहता है तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। अगला फैक्टर है फैक्टर 12th, जिसे हेगमैन फैक्टर कहते हैं, और ये 1955 में डिस्कवर किया गया और ये सर्कुलेट करता है फैक्टर 11th को। इसके बाद आता है फैक्टर 13th, ये कहलाता है फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, एफएसएफ या फिर लैकी लोरेंट फैक्टर, जिसको 1961 में डिस्कवर किया गया था, और ये हार्ट क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, ये फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, ये फाइब्रिन को स्टेबलाइज करता है। जब फाइब्रिन की रिएक्शन स्टार्ट होती है, फाइब्रिन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तो उसमें बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन सबसे लास्ट में यही फैक्टर करता है, 13 फैक्टर करता है। और जब उसमें बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो ये उसी तरीके का स्ट्रक्चर निर्माण करता है जैसे कि चाय की छलनी पे जाली होती है, उस प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, और उसके अंदर फिर जाकर के प्लेटलेट्स फंस जाते हैं, थ्रोम्बिन फंस जाते हैं और ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। अगर आपको सिनॉप्सिस याद हो तो हमने सबसे पहले देखा था इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद क्लासिकल थ्योरीज के बाद हमने देखे फैक्टर्स के बाद अब आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। वहाँ मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग में हमने देखा था 2 पाथवेज होते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इस थ्योरी को बताया था बिग्स एंड मैकफार्लेन ने 1966 में। इस थ्योरी का नाम है एंजाइम कास्केड थ्योरी। कास्केड का मतलब होता है एक के बाद एक्टिविटी होते जाना, मतलब कोई एक चीज़ स्टार्ट होगी, उसके ट्रिगर होने से कोई अगला एक्शन होगा, उसके बाद फिर कोई अगला एक्शन होगा, इसे कहते हैं कैस्केड। तो एंजाइम कास्केड थ्योरी होती है जो एक एक्टिविटी होगी और एक के एक्टिविटी होने से उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे रिएक्शंस बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पर देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे क्या है और एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है। इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो है हमारे नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड, जो हमारे शरीर में ब्लड घूम रहा है, प्लाज्मा के अंदर जो भी फैक्टर प्रेजेंट हैं उन्हीं के कारण होने वाली क्लॉटिंग। ब्लड जब हमारे सर्कुलेशन में घूम रहा है तो अगर ब्लड वेसल में कोई छोटी मोटी टूट फूट होगी तो उसी को वो रिपेयर कर लेगा, वो कहलाता है इंट्रिंसिक पाथवे। लेकिन यदि कहीं बाहर से चोट लगेगी, कोई टिश्यू का डैमेज होगा, तब उसमें जो पाथवे कवर होगा वो कहलाएगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ इंट्रिंसिक पाथवे को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले वियर एंड टियर होगा एंडोथीलियम का, यानी ब्लड वेसल में कोई चोट पहुंचेगी और फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, फैक्टर नंबर 12। तो यहाँ आप देख सकते हैं 12th फैक्टर से बना 12th फैक्टर एक्टिवेटेड ए। अब जब 12th फैक्टर एक्टिवेट होगा और हम इसको कह रहे हैं कि कास्केड थ्योरी है, तो एक चीज़ ट्रिगर हुई उसके बाद दूसरी चीज़ ट्रिगर होगी। 12th एक्टिवेट हुआ, उसने तुरंत फैक्टर नंबर 11 के ऊपर फंक्शन करना स्टार्ट किया। जैसे ही फैक्टर नंबर 11 के ऊपर काम करना वो स्टार्ट करेगा, फैक्टर 11 से एक्टिवेट हो जाएगा फैक्टर 9th। फैक्टर 9th एक्टिवेट हुआ उसके बाद फैक्टर 8th एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही फैक्टर 8th एक्टिवेट होगा वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके फैक्टर नंबर 10th को एक्टिवेट कर देगा। फैक्टर 12 है हमारा हेगमैन फैक्टर। सबसे पहले हेगमैन फैक्टर एक्टिवेट होगा, उसके बाद पीटीए फैक्टर एक्टिवेट होगा, उसके बाद क्रिसमस फैक्टर एक्टिवेट होगा, उसके बाद में आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर एक्टिवेट होगा, और उसके बाद में ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके 10th फैक्टर यानी कि स्टुअर्ट फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, और इससे बनेगा
इंट्रिंसिक फैक्टर 10th एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में IF 10th AC से रिप्रेजेंट किया है। ये होने के बाद में अगला रहेगा एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो चोट लगने के कारण चलता है, यानी प्लाज्मा से बाहर होने वाला जो भी पाथवे रहेगा वो एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक हमारे सिस्टम के अंदर यानी प्लाज्मा के अंदर जो चीज़ चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण जो पाथवे चल रहा है वो इंट्रिंसिक पाथवे, और दूसरा जो है जो ब्लड के बाहर से टिश्यूज़ के कारण होने वाला, चोट लगने के कारण, डैमेज होने के कारण होने वाला पाथवे जो है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे पर जब चोट लगेगी तो थर्ड फैक्टर उससे रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन टीयर टिश्यू से रिलीज होता है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर 7 पर एक्शन करेगा। फैक्टर 7 है हमारा प्रोकन्वर्टिन। प्रोकन्वर्टिन और थर्ड मिलकर के फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। फैक्टर 10 है हमारा स्टुअर्ट फैक्टर, और इससे बनेगा एक्सट्रिंसिक फैक्टर 10 एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स। वहाँ पर भी हमने देखा था इंट्रिंसिक पाथवे में भी 10th फैक्टर एक्टिवेट हो गया था, और यहाँ पे भी हमने देखा एक्सट्रिंसिक फैक्टर में भी 10th फैक्टर एक्टिवेट हो गया। अब ये दोनों मिलकर जब 10th फैक्टर को एक्टिवेट कर चुके हैं, 10th फैक्टर रिएक्ट करेगा 5th फैक्टर के साथ में, जिसका नाम है प्रोएक्सिलरीन। इसके साथ कैल्शियम रिएक्ट करेगा और इससे फैक्टर 2 जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं के ऊपर एक्शन करेगा। तो यहाँ सबसे पहली बात क्या हुई कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन पर काम किया। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव या जाइमोजन प्रोटीन है। प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर कैल्शियम एक्शन करेगा और ये फैक्टर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं फिब्रिनोजिन। फिब्रिनोजिन पर जब ये एक्ट करेगा तो फिब्रिनोजिन अगेन घुला हुआ एक प्रोटीन है ब्लड के अंदर, उसके ऊपर कैल्शियम काम करेगा और ये सॉल्युबल फिब्रिन मोनोमर की फॉर्मेशन कर देगा, सॉफ्ट क्लॉट का निर्माण कर देगा। जब आपका सॉफ्ट क्लॉट बन गया, फिब्रिन बन गया, अब यहाँ क्लॉट तो बन ही जाएगा, धागा बन गया, धागे के ऊपर प्रोटीन आके चिपक गया, तो ब्लड की क्लॉटिंग तो रुकी जाएगी, लेकिन वो फिब्रिन का नेटवर्क और घना करना है। उस घना करने के लिए फैक्टर 13 FSF, लास्ट फैक्टर अगर आपको याद हो तो बताया था मैंने, वो FSF काम करेगा और यहाँ बहुत सारे फाइबर्स में एक दूसरे में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पूरा एक मैशवर्क, एक नेटवर्क बन जाएगा जो कि पूरे बहते हुए ब्लड को रोक लेगा। ये कहलाता है आपका हार्ट क्लॉट। इस तरीके से यहाँ पर जाकर के क्लॉटिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बेसिकली जो हमने समझा वो ये है कि जब ब्लड की क्लॉटिंग हो रही थी तो फिब्रिनोजन जो कि ब्लड के अंदर घुला हुआ है फिब्रिन का फॉर्मेशन कर लेगा और उसके अंदर जाकर के प्लेटलेट्स जो कि थ्रोम्बिन बना हुआ है वो जाकर के वहाँ पर उस जगह पर रुक जाएगा और बहते हुए ब्लड को रोक लेगा। लेकिन ये पूरा इवेंट जो है सीक्वेंस ऑफ फैक्टर्स में कन्वर्ट होकर के, कन्वर्जन्स करके और इवेंट को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए इसको कास्केड थ्योरी कहते हैं, जिसको हम अभी एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं वो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग को। सबसे पहला फैक्टर है इसमें विटामिन के। विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यह एसेंशियल है फैक्टर 2, 7, 10 और 12 के फॉर्मेशन के लिए। और विटामिन के बहुत इजीली हरे पत्तेदार सब्जी में मिल जाती है। नॉर्मली धनिया जो हम घर में यूज़ करते हैं उसमें विटामिन के प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरा फैक्टर है कैल्शियम जो कि प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन करता है। अगेन कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर घुला हुआ होता है और इसको नॉर्मली आप फूड मटेरियल के थ्रू इजीली अपने ब्लड में पहुंचा सकते हैं। अगला फैक्टर है जो कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट। ये डिफिब्रिनेटर कहलाता है और फिब्रिनेशन होने से रोक लेता है, तो क्लॉटिंग को रोक लेगा। अगला है हिरुडिन। हिरुडिन एक केमिकल है जो हिरुडिनेरिया यानी कि लीच के सर्विकल ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये नॉर्मल कोर्स में ब्लड की क्लॉटिंग को या कहीं पे ब्लड क्लॉट हो गया हो तो उसको घोलने में सहायता करता है। बहुत प्राचीन समय से लीच थेरेपी एक थेरेपी होती है जो कि जिन लोगों में थक्का जम जाता है शरीर के अंदर, उसे घोलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में लास्ट फैक्टर हिपैरिन जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करती है। हिपैरिन हमारे लिवर के द्वारा सिक्रेट होती है, नॉर्मली हमारे सबके शरीर में नॉर्मल कोर्स में ब्लड के अंदर मिलता है और यही हमारे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से रोकता है, जिसके कारण से नॉर्मल कोर्स में ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग नहीं होती। इसके बाद लास्ट है नेचुरल इनिबिटर ऑफ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन
को रोकने वाला, क्लॉटिंग को रोकने वाला नेचुरली कोई इनहिबिटर हमारे ब्लड के अंदर होना चाहिए, जैसा हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। प्लाज्मिन नाम का एक प्रोटीन मास्ट सेल में प्रेजेंट था, उसी तरीके से यहाँ पर वही चीज़ है। फाइब्रिनोलाइसिस को रोकने के लिए प्लाज्मिनोजिन टिश्यू एंजाइम प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है, इनएक्टिव फॉर्म एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है, और फिब्रिन के ऊपर एक्ट करती है। फिब्रिन अभी तक हम पढ़ रहे थे, जब ब्लड क्लॉटिंग होता है तो फिब्रिन का फॉर्मेशन होता है फिब्रिनोजिन से। यहाँ उल्टा काम होगा, फिब्रिन से सॉल्युबल प्रोडक्ट का निर्माण होगा, यानी क्लॉटिंग से उल्टा काम होगा, इसीलिए इसको फिब्रिनोलाइसिस बोल रहे हैं। फाइब्रिन का लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो जहाँ पर भी फाइबर बने हैं उसको ब्रेक डाउन कर दें, ताकि ब्लड क्लॉटिंग की बजाय वो नॉर्मल कोर्स की तरफ जाने लगे, नॉर्मल कंडीशन की तरफ आता रहे। तो ये फाइब्रिनोलाइसिस प्लाज्मिन के द्वारा हमारे शरीर में होता है, और इसका सिग्निफिकेंस फाइब्रिनोलाइसिस का सबसे ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पर होता है, जो कि एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकता है। आई होप आप लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग को समझा होगा, एंजॉय किया होगा। थैंक यू।